दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लंबे समय से सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ पिछले कई सालों से एक ऐसे नेता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर भी देखे जाते हैं, जो भारत के कभी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे भी इसी तरह आती रही। तो उनका कद जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब देखते हैं चुनाव में उनको कई प्रदेशों में बुलाया जाता है, ऐसे प्रदेशों में भी बुलाया जाता है, जो हिंदी हार्टलैंड से बाहर के हैं। तो उनकी एक बड़ी शख्सियत है। लेकिन बीच-बीच में वो अलग-अलग ढंग के विवादों में भी उलझ जाते हैं कई बार। अभी फिर एक विवाद चल रहा है और वो बहुत बड़ा विवाद तो क्या है लेकिन काफ़ी बन गया है और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये पहले भी कई तरह के विवादों में रहे हैं, काफ़ी बोलने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी मुखर हैं और कई बार बोलते-बोलते राजनीतिक एक टोन भी निकल आता है उनके मुखार बिंदु से। कई बार लगता है कि वो दार्शनिक और राजनीतिक हर तरह की बातों को अपने धार्मिक सत्संग में पेश करते हैं। लेकिन हैं बड़े दिलचस्प आदमी। वो आमतौर पे जो एक शंकराचार्य की ट्रेडिशनल जो इमेज है उससे थोड़ा-सा ज़रूर अलग है और ऐसे शंकराचार्य पहले भी हुए हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जो कुछ चल रहा है, क्या ये धर्म का मामला है? क्या ये दो शख्सियतों के बीच का टकराव है? या ये धर्म की राजनीति है? या ये धर्म के राजनीतिक मंसूबे हैं, जिनके बीच में ये क्लैश है? या सब कुछ राजनीति है? क्या है? हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं और वो हैं विजय त्रिवेदी साहब। विजय त्रिवेदी ने कई किताबें लिखी हैं अलग-अलग विषयों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इनकी किताब बहुत ही प्रामाणिक मानी जाती है, एक गंभीर रिसर्च ग्रंथ है। स्वयं टेलीविजन चैनलों पर लंबे समय तक काम करते रहे संपादक के रूप में और अभी अपना यूट्यूब चैनल भी बहुत सफलतापूर्वक चला रहे हैं। विजय जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी, आपके नेतृत्व हम लोग काम करते रहे, आपके साथ काम करते रहे, सीखते रहे। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे बात करते हैं। तो विजय जी हम सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक शख्सियत भी है, साथ में अब तो वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं। ये कहाँ उलझ गए वो, ये शंकराचार्य जी के मामले में? क्या मामला है ये? सर इस पर चर्चा करें, लेकिन जहाँ से आपने शुरू की ना, आप बहुत क्या कहते हैं, उस्ताद जर्नलिस्ट रहे, संपादक भी रहे, तो आप बारीक नज़र से रखते। आपने भूमिका जहाँ से शुरू की, बात वहीं खत्म हो जाती है, बाकी सब तो छोटी-छोटी बातें। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती है तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। तो क्या ये असली झगड़े की जड़ यही है? असली मुद्दा ये है। मतलब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी, वो घटना तो सब कुछ है ही इसमें शामिल है, और जिस तरह का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या मेला प्रशासन ने जो किया वो सब भी है। योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, लेकिन क्या मसला सिर्फ ये है कि मेला में उनको जाने नहीं दिया गया, और मेले में जाने नहीं दिया गया तो क्या उत्तर प्रदेश में जो सबसे मजबूत, मतलब वैसे माना जाए तो देश के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, उनकी जानकारी के बिना जिला प्रशासन ने ऐसा किया या मेला प्राधिकरण के लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा भी मान लें कि कई बार होता है कि जानकारी नहीं हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने ज्यादा उसमें भी कर सकता है कि इस व्यवस्था को ठीक रखना है, तो उसके बाद जो जानकारी मिली, क्या उसमें योगी जी ने या उनकी सरकार ने कोई काम किया आगे बढ़ने का? ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक सवाल और ये हुआ कि यदि ऐसा सब कुछ हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व कैसे देखता है? हम्म, हम्म। फिर एक सवाल और होता है, मैं सवालों पर चर्चा करता हूँ, उससे अपने आप कहानी निकल जाएगी, कि
स्वामी जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से पूछा जाता है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र दीजिए। और फिर एक उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम। तो कहानी इतनी उलझी हुई है, और संगम के तीर्थ पर हुआ है, संगम के तट पर हुआ है ये। तो संगम में जैसा आपको जानकारी है कि गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। सरस्वती दिखती नहीं है संगम पर जाकर, लेकिन जो दिखती नहीं है उसी से तो संगम है। तो इसमें जो नहीं दिख रहा वो मुद्दा है कि नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। पहले इस घटना पर बात कर लेते हैं कि जिस तरह से हुआ। आपने उनका चर्चा करी थी कि शंकराचार्य जी की वो मुखर हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं सोमनाथ पे ब्लॉग लिखने पर, और राहुल गांधी जी को कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है क्योंकि वो उसको नहीं मानते और उसकी व्यवस्था को नहीं जानते, मंदिरों में भी नहीं आने देना चाहिए उनको, ये सारी बातें करते हैं। और फिर उनको कांग्रेस की विचारधारा का भी माना जाता है क्योंकि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य माने जाते हैं। तो मसला क्या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, एक सवाल ये भी है। दूसरा सवाल ये है कि वो शंकराचार्य हैं और योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ के। तो ये क्या दो बड़े ओहदेदार संतों का संघर्ष भी है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन मसला असली ये है, जो मुझे समझ आता है, जो मुझे लगता है कि वो एक राजनीतिक विवाद है, और वो राजनीतिक विवाद घर के अंदर का लगता है। घर के अंदर का लगता है। अगर मैं आपके इसी एक वाक्य से अपनी बात, अपने सवाल को मैं शुरू करूं, तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई अगर केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि शंकराचार्य को उनके चरणों में प्रणाम, वो ये कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं को भी लखनऊ में कहते ये सुना गया इस तरह की भाषा बोलते हुए। एक पहलू ये है। लेकिन अगर योगी जी और शंकराचार्य के बीच में इतना विवाद फैल गया, तो क्या कारण है कि न तो मोदी जी ने, न तो अमित शाह जी ने, और न ही मोहन भागवत जी ने अभी तक इस बारे में यह खबर भी कहीं से नहीं आई कि इन्होंने फोन किया योगी जी को, बीच बचाव, या कोई रास्ता दिखाया या रास्ता सुझाया। कुछ भी ऐसी बात नहीं है, न तो औपचारिक और न तो अनौपचारिक। क्या इसका मतलब है? नहीं, मतलब आप समझा सकते हैं कि क्या कोई उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री की धारा से अलग चल सकता है? ये गंभीर सवाल है ना, महत्वपूर्ण सवाल है कि केशव जी यदि बोलते हैं, और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी मुख्यमंत्री के साथ खड़े नहीं दिखाई देते। और जब बात घर की हो, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन जब बात घर की हो तो कोई प्रधानमंत्री या कोई बीजेपी का नेतृत्व या अमित शाह जी या पार्टी अध्यक्ष या आरएसएस का चीफ, वो विजय त्रिवेदी और उर्मिलेश जी को तो बताएंगे नहीं कि क्या बात की गई है। लेकिन इतना मुझे पता है कि नाखुशी जाहिर की गई, नाखुशी जाहिर की गई, और एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि ये अवॉइडेबल क्राइसिस था। मतलब बेवजह इसको बड़ा विवाद बनाया गया। और दूसरों की बात नहीं कर रहा मैं इसमें, अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा कि अखिलेश यादव वो तो कर ही सकते हैं, वो तो किसी भी चीज को बना सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसको जबरदस्ती खींचा गया। और खासतौर से रोकने के बाद जो शंकराचार्य के होने नहीं होने पर जो सवाल खड़ा किया, इसको भी अच्छे टेस्ट में नहीं लिया गया, नॉट इन गुड टेस्ट। ये पार्टी की बात मैं बता रहा हूं आपको, और संघ की बात बता रहा हूं कि संघ में इसको नॉट इन गुड टेस्ट लिया गया। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि योगी जी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, और ये भी नहीं है कि जितने सब झगड़ा हुआ इससे योगी जी की कोई हिंदुत्व की छवि पे बहुत बड़ा झटका लगने वाला। लेकिन नॉट इन गुड टेस्ट और अवॉइडेबल क्राइसिस, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको इस पूरे विवाद पर चर्चा समझ में आ सकते हैं। लेकिन जैसे हम योगी जी को जानते हैं कि वो भी अपने एक व्यवहार में अडिग रहते हैं और टाइट रहते हैं, इसलिए वो विवाद अभी तक नहीं सुलझा है। लेकिन मैसेज उनको कम्युनिकेट किया गया इन दोनों शब्दों के साथ कि ये बात ठीक नहीं है और इसको सुलझा लेना चाहिए था। लेकिन अभी नहीं सुलझा है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मसला केवल इसको मैं आपके साथ चर्चा इसलिए कर रहे कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन, मेला प्राधिकरण और स्वामी जी के
या शंकराचार्य जी की पालकी को रोकने का नहीं है। उससे बात बहुत आगे बढ़ गई और हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा कि संगम तट की बात है, आप भी नदियों के किनारे आप रहे हैं बिहार में, कि संगम में मिट्टी होती नदी के किनारे पर, तट पर, लेकिन वो मिट्टी को संभलते संभलते कहाँ दलदल में आ जाती ये नहीं पता होता। आप जब आप सोचते हैं कि पैर आपके जमे हुए हैं, उससे एक कदम आगे वो पैर फंस भी जाते दलदल में। जी, और मैंने तो पढ़ाई भी इलाहाबाद में ही की है। तो आप ज्यादा जानते हैं। तो दलदल में फंसने तक कदम पहुंचे कि नहीं पहुंचे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी स्थितियां भी होती हैं। और अब कुछ रास्ता कैसे निकाला जाए, क्योंकि योगी जी को भी बैकफुट पर ना जाए, ये भी तो जरूरी है, क्योंकि योगी जी सारी व्यवस्था देख रहे हैं, सरकार देख रहे हैं, सारी जिम्मेदारी है। और ये विवाद देखिए, इसका एक और जो मतलब कहना चाहिए साइड लाइंस पर, जो ब्राह्मणों के विधायकों की जो बैठक हुई, अभी वो विवाद भी नहीं निपटा है। उससे भी कोई फर्क ऐसे नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक करके तो चीजें एड ऑन होती जाती है ना। ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उसके बाद पंकज चौधरी का बयान, पंकज चौधरी के बयान को भी अच्छे से नहीं लिया गया, बल्कि उस पर तो ब्राह्मण नेताओं ने रिएक्ट भी कर दिया कि इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। वो भी एक स्टेप है सरकार में। और केशव जी की बात को बहुत गंभीरता से लीजिए, भले ही वो उप मुख्यमंत्री हैं और कुछ नहीं है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांग रहे हो और केशव मौर्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम कर रहे हो, तो शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम जो है केशव जी बिना किसी आशीर्वाद के नहीं कर सकते। इसको भी समझने की जरूरत है ना। अब आप कह सकते हैं ठीक है, जो विवाद स्वामी जी ने बोला काल और योगी जी ने बोला काल नेमी, और फिर उन्होंने हुमायूं, अकबर, औरंगजेब तक की बात कर दी, तो वो बात धीरे धीरे करते हुए बढ़ती जाती है और वो हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि स्वामी जी का, शंकराचार्य जी का तो कोई नुकसान होने वाला नहीं। क्या नुकसान होगा उनका? वो बैठे रहेंगे। मान लीजिए उनकी तबीयत खराब हो गई, आज मुझे जानकारी मिली थी कि उनको शायद वायरल हो गया या कुछ तबीयत नासाज है, तो यदि तबीयत नासाज होगी तो और मुश्किल होगी। तो जितना कुछ होना है, फायदा नुकसान, वो मुख्यमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी का होना है। और अखिलेश जी को ये मौका मिल गया है कि इस तरह से कहां तक जाया जाएगा, कहां तक नहीं जाया जाएगा। मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर कुछ विचार कर रहा होगा और वो देख रहा है कि ये बात उनको भी समझ में आ गई कि भाई नुकसान किसका होना है। नुकसान अगर होना है, मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान होगा, लेकिन अगर नुकसान होना है तो वो शंकराचार्य जी का नहीं होना। बात है। तो अगर ये सब कुछ किसी के आशीर्वाद से आवाजें उठ रही हैं, चाहे मौर्य साहब की हों या अन्य लोगों की हों, और आशीर्वाद जो देने वाले लोग हैं वो जाहिर है पार्टी के इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं, ये भी नहीं चाहते कि क्षति हो पार्टी की, संगठन की, ताकि आगे के लिए एक बहुत मुश्किलात पैदा हो जाए। जी, तो आपको क्या लगता है फिर वो क्या वो चीज है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्या केवल वही जो एक राजनीतिक कद को नियंत्रित रखने की बात है, या क्या है इसके पीछे? क्या है, माने दिल्ली है या संगठन का जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है संघ परिवार का, वहां से बात पहुंची है, आई है, यानी आरएसएस भी इसमें इन्वॉल्व है? जी नहीं, वहां से बात इस तरह से नहीं आई। वो योगी जी को लेकर कोई उनके पास नेगेटिव वो नहीं था अभी तक भी थॉट प्रोसेस में। और शंकराचार्य जी से क्या हुआ कि ये वाला विवाद से पहले आप विवाद सोचिए ना, कि जब वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी तब भी उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी, फिर और दूसरे मुद्दों पर भी जाहिर की, तो वो नाराजगी तो लगातार चल रही है। आप सोचिए, मैंने एक सवाल पर आप पूछिएगा कि कुंभ मेले में जो पिछले साल हुआ था 2025 में, तो उनको तब तो शाही स्नान शंकराचार्य के तौर पे किया गया, उसी प्रशासन ने, उसी सरकार ने किया था ना। तो जो पिछले साल शंकराचार्य थे वो आज शंकराचार्य हैं कि नहीं है? दूसरी बात, ये सवाल भी किया गया कि शंकराचार्य कोई सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्टर उर्मिलेश की डिग्री की तरह से नहीं है, वो सरकार नहीं दे रही, यूनिवर्सिटी नहीं दे रही, वो मान्यता है। तो इस पर सरकार क्यों पूछ रही है कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है? समझ रहे? और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का आशीर्वाद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि केशव प्रसाद जी अपने हिसाब से ये बात कह देंगे कि वही, खासतौर से अपने मुख्यमंत्री के रहते हुए
कि आपको इस पर प्रणाम, शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम। मुद्दा महत्वपूर्ण है। फिर एक और बात आई, मुझे पता नहीं इसकी, क्योंकि मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, जो किसी एक और सूत्र ने मुझे कहा कि आप दिल्ली और लखनऊ, पहले लखनऊ की बात कर रहे थे, फिर आपने कहा कि भाई दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ चल रहा है क्या। लेकिन किसी ने कहा कि कभी ऐसा भी सोचेगा कि दिल्ली से कोई फ्लाइट बॉम्बे जाती और बॉम्बे से कोई फ्लाइट लखनऊ जाती है, क्या कुछ ऐसा भी है क्या। तो दिल्ली से बॉम्बे की फ्लाइट और बॉम्बे से लखनऊ पर कंट्रोल, या इन सब स्थितियों पर कुछ एक्शन, ये सब भी समीकरण चल रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व हो सकता है या है? महाराष्ट्र है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र जी का नाम मत लीजिएगा, देवेंद्र जी उसमें शामिल नहीं, इतना मैं आपको बता। लेकिन देवेंद्र ये जी भी के अलावा, देवेंद्र जी के अलावा, देवेंद्र जी के अलावा, इसलिए क्योंकि हम महाराष्ट्र का नाम लेते ही देवेंद्र जी की बात सोचेंगे, इसलिए वो नहीं है। अब कौन है वो भी सब सामने आ जाएगा। हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो केवल जो सब चैनल चलाते हैं उससे अलग चर्चा इधर मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब चैनल्स पर, अखबारों में देख रहे हैं कि ये चर्चा को एक मेला प्राधिकरण ने एक शंकराचार्य को जाने से रोक दिया, और प्राधिकरण ने कहा कि भाई वहां पर रास्ता रुक गया था या भगदड़ हो जाए। तो झगड़ा तो मैं देवेंद्र जी पर जो आपने बात कही उससे बिल्कुल मैं उसको समझते हुए, मानते हुए, मैं ये बस एक अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए एक पॉइंट रख देना चाहता हूं कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र में जो सफलताएं मिली हैं राजनीतिक तौर पे, उसमें देवेंद्र जी भी अब बड़े एक उनका कद तो पहले से भी बड़ा है, बहुत बड़ा कद है उनका, लेकिन अब एक बड़ी रेस में वो भी आ गए हैं। और माना यह जा रहा है कि भाई 2029 या उसके बाद जो भी भारत में कुछ राजनीतिक जो स्थितियां बनेंगी उसमें योगी जी के साथ वह भी विराजमान दिखाई देंगे या उस लाइन में वो खड़े दिखेंगे। तो मैं नहीं जानता कि इसमें क्या इसका असर है। लेकिन मैं एक दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये ब्राह्मण बनाम अन्य का जो मामला भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी एक तरफ योगी जी, दूसरी तरफ ब्राह्मण पॉलिटिशियन, ब्राह्मण आई मीन ब्यूरोक्रेट्स, ये सब भी चीजें काफी दिखाई दे रही हैं। तो क्या इसमें ये भी कन्वर्ज कर गई हैं, या ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें ये शामिल है, ये अलग एक पहलू है और केवल राजनीतिक है, इसका आई मीन जाति रिश्तों और जाति समीकरणों से कोई रिश्ता नहीं है? नहीं, इस घटना का इससे रिश्ता नहीं है, लेकिन वो एड ऑन तो हो रही है ना। आपको बुखार हो जाए और उससे पहले ही पैर में दर्द हो रहा हो, पैर के दर्द से बुखार नहीं हुआ, लेकिन पैर में दर्द पहले ही चल रहा था, अब बुखार भी हो गया, तो बढ़ जाती है ना परेशानी। तो और ब्राह्मणों का जो विधायकों की बैठक हुई, वो उनका अपना एक पावर स्ट्रगल है, कोई वो योगी जी को हटाने के लिए नहीं हो रहा, लेकिन उनको अपनी ताकत पूरी तरह से चाहिए कि हाँ, असर्ट करने की बात है, तो उसको असर्ट के तरीके से ही लेना चाहिए। और उनके पास शेयर तो पूरा ही है, बल्कि ज्यादा ही है। यदि आप आबादी के हिसाब से देखें तो ब्राह्मणों के पास शेयर सरकार में भी, विधायकों के तौर पर भी शेयर बहुत है। लेकिन वो असर्ट करने की बात है कि भाई अफसर उनकी बात नहीं सुनते, या उनके काम नहीं हो रहे, या लोगों को ना लगे कि उनका कोई वो नहीं है, ताकत नहीं है, उस वजह से वो हो रहा है। और उस घटना का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब नाराज होते हैं, आप इस पक्ष में खड़े हैं, उस पक्ष में खड़े हैं, तो किधर खड़े हो जाएंगे, ये भी तो होता ना। तो बिल्कुल आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि ये शंकराचार्य जो विवाद है, जिसके बारे में आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ऊपर से भी ये एक सुझाव के तौर पे या एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे जरूर प्रेषित किया गया है लखनऊ को कि इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था, लेकिन अब ये घटित हो चुका है, दुनिया के सामने आ चुकी है ये बात, तो क्या इससे आदित्यनाथ जी का नुकसान हुआ है राजनीतिक तौर पे? आपको लगता है? नुकसान बड़ा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक वो इस ऐसी स्थितियों को फेस करने के आदी नहीं है कि कोई उन्हें समझाए, ये उनको पसंद नहीं है। नुकसान तो क्या होता है सर कि एड ऑन होते होते कुछ हो जाता है, आज नहीं दिख रहा, कल हो सकता है, नहीं हो सकता। मुझे कोई नुकसान बड़ा नहीं दिख रहा उनका, लेकिन बहुत कंफर्टेबल सिचुएशंस नहीं रही योगी जी के लिए भी इस घटना को लेकर। मतलब ये समझा जाए उन्होंने सोच रखा है कि भाई वो जो तय करेंगे वही होगा, हो सकता है वही हो जो वो तय कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आया, ये बात सच है।
पर राजनीति में तो कौन सी चीज कब कहाँ काम आती है उसका नहीं पता होता। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब भी दिल्ली हो या महाराष्ट्र, मैं नागपुर का नाम नहीं ले रहा हूं, मुंबई हो या दिल्ली, उनको चाहने वाले या न चाहने वाले चाहे जितने ताकतवर रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली नागपुर ने पसंद किया था योगी जी को, ऐसा कहा जाता है और कभी इसका खंडन नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस वाकई योगी जी के साथ फौलाद की तरह खड़ा रहेगा हमेशा? क्योंकि वो जरूर एक धर्म ध्वज वाहक हैं। आई मीन एक इमेज उनकी है, एक ऐसा व्यक्ति जो सैफरन आई मीन वस्त्र में दिखाई देता है पूरी दुनिया के सामने, और एजेंडा भी उसी तरह का वो आगे रखते हैं और आरएसएस को ये पसंद है। 99%, मतलब 100% मैं कोई भी चीज नहीं कहता, लेकिन 99% ऐसा ही रहेगा। संघ के वो ब्लू आइड है, ठीक है ना, लेकिन आप ब्लू आइड से भी तो कभी कभी परेशान होते हैं ना। वो ब्लू आइड है, बहुत सारी बातें आप एक ही साथ कहते हैं। चलिए, ठीक है सर। आप कुछ कह रहे थे? और नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो ब्लू आइड है, संघ उनके साथ खड़ा रहेगा और संघ को पता है कि उनकी क्या ताकत है। पूरे देश भर में उनकी एक मास अपील है, वो बड़े नेता है, ताकतवर नेता है, और हिंदुत्व की जो एक आइडिया उनका है संघ का, उसके वो पोस्टर बॉय है। तो इसलिए उनको कोई ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन वही मैंने कहा, बहुत सारी स्थितियां कब कहाँ पर जाके जुड़ती हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जिसके लिए मैंने कहा कि भाई वो अवॉइडेबल क्राइसिस था, ऐसा हो जाता तो बेहतर रहता। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, मजा आया आपसे बात करके, और आपने बहुत ही ऑब्जेक्टिवली इन चीजों को रखा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे रही हैं, जिसके तार आपके हिसाब से दिल्ली और मुंबई दोनों से जुड़े नजर आते हैं। तो आज दोस्तों इतना ही। कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे बात करने के लिए अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया।